हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DEET+B TGT नेचुरल साइंस के अंदर हमें टोटल 21 यूनिट्स कवर करनी है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, उनमें से ये 6 यूनिट है हमारी जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं विद MCQ। उसके अलावा मैन मेड मटेरियल जो केमिस्ट्री की यूनिट है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको कराई है अवर इन्वायरमेंट यूनिट। अवर इन्वायरमेंट यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ विद MCQ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को लगे कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं या फिर कहाँ से पूछे गए। तो आज कुछ मिसलेनियस टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज जो आपके डिफरेंट DEET+B TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी TGT साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस मालूम होनी चाहिए, उनका क्या गोल था ये मालूम होना चाहिए, और कुछ इन्वायरमेंट की ऐसी टर्म्स जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कवर करने हैं इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो आपको पता है हमारा जो एक्वेटिक बायोलॉजी का टॉपिक था वहाँ बार बार ये टर्म आपने देखा है, वेटलैंड। ठीक है, तो वेटलैंड की क्या डेफिनेशन होती है सब कुछ आपको मालूम है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, हमारे वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी के दिन। ठीक है, उसके अलावा इंडिया का जो नेशनल साइंस डे है वो मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है इंडिया में? 28 फरवरी के दिन। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट भी। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो DEET+B TGT नेचुरल साइंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट डेज है ना, आपके TGT साइंस के एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, उसके अलावा GK में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। उसके ओजोन एक लेयर का नाम है जिसका फंक्शन क्या होता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना। तो ओजोन को हम डिप्लीट होने से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम कवर करेंगे कुछ डिफरेंट कन्वेंशन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली कन्वेंशन जो आपको याद रखनी है वो है रामसर कन्वेंशन। जब मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी का टॉपिक कराया वहाँ भी मैंने आपको इस कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन थी। ठीक है, एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट में। तो रामसर जो है वो एक ईरान की सिटी का नाम है। ठीक है, तो रामसर में एक कन्वेंशन हुई थी, रामसर सिटी जो ईरान में प्रेजेंट है वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन है। इसे, ये कन्वेंशन कब रखी गई थी? तो 1971 में ये कन्वेंशन रखी गई थी। और इसको लागू कब किया गया? इसके अंदर जो जो बातें साइन की गई, जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ, वो फोर्स में कब आई? 1975 में। तो कन्वेंशन रखी कब गई? 1971 में। फोर्स में कब आई? 1975 में। और इसका पर्पस क्या था? हमारे जो वेटलैंड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक बायोलॉजी के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए कन्वेंशन रखे गए थे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वेटलैंड्स को हम कंजर्व कर पाए, उन्हें सस्टेनेबल रख पाए, उसके लिए कन्वेंशन रखी गई थी। तो रामसर कन्वेंशन का अगर आपसे पर्पस पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड इसका पर्पस था। वर्ल्ड वेटलैंड डे दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर जो है वो ईरान में एक सिटी थी। 1971 में ये कन्वेंशन रखी गई और 1975 से इसके अंदर जो बातें की गई थी उन पे काम होना शुरू हो गया। ठीक है, हमारी नेक्स्ट कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो जो हमारी एक कंट्री है स्वीडन, स्वीडन का जो कैपिटल है उसे हम क्या बुलाते हैं? स्टॉकहोम बुलाते हैं। और स्टॉकहोम में ये कन्वेंशन हुई, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ठीक है, आपके जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जैसे कि आपको पता है DDT भी आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो कन्वेंशन रखी गई वो क्या, उसका नाम क्या था? स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये 2001 में अडॉप्ट की गई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये फोर्स में कब आई, यानी कि इन टॉपिक्स पे काम होना कब शुरू हो गया? तो 2004 में काम होना शुरू हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अडॉप्ट हम उस दिन को बोलते हैं जिस टाइम वो कन्वेंशन रखी जा रही है।
ठीक है। लेकिन उस पर तभी के तभी एकदम काम शुरू नहीं हो जाता कि आज एक कन्वेंशन साइन हुई और कल से लोग उस पर काम करने शुरू कर देते हैं, कंट्रीज उस पर काम करना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, सारी कंट्रीज को आपको उसकी कॉपीज देनी होती है, उन्हें एग्री करना होता है कि वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी कुछ ईयर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी वियना कन्वेंशन। तो वियना कहाँ की कैपिटल है? जो हमारी कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। इस कन्वेंशन का नाम वियना इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेस पे, जिस प्लेस पे ये कन्वेंशन हुई वो कौन सी सिटी थी? वियना सिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन रखी गई थी। 1985 में इसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन ये फोर्स में कब आई? 1988 में आई, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वियना कन्वेंशन किस से रिलेटेड है? आपकी जो ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? आपके जो वेटलैंड है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस लिए रखी गई थी? ऑर्गेनिक जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है उनको कंट्रोल करने के लिए रखी गई थी। नेक्स्ट है हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है हमारी ओजोन के डिप्लीशन से, ठीक है। तो हमारे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी ओजोन को डिप्लीट करते हैं, और ऐसे और भी जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबको फ्रीज करना, उनको कम से कम इस्तेमाल करना, बल्कि ना के बराबर इस्तेमाल करने के लिए जो कन्वेंशन रखी गई थी उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसे साइन किया गया 1987 में और ये फोर्स में कब आई? 1989 में। इसका एजेंडा क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में एक सिटी है, ताकि आपके जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको हम रेगुलेट करें, उनका हम कम से कम इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल हम बिल्कुल बंद कर दें, ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है उसे हम डिप्लीट होने से बचा सके। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, जो जापान में एक सिटी का नाम है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसका फंक्शन क्या था, जिसका रोल क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करना। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे डिक्रीज करना? ये चाहते थे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। तो हम क्या चाहते थे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस को हम एमिट करें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमने जो कन्वेंशन रखी उसका नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जापान की सिटी का नाम है, क्योंकि ये कन्वेंशन कहाँ पर हुई? क्योटो में हुई, इसलिए इसका नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। इसे अडॉप्ट किया गया 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन इसे फोर्स में कब लाया गया? 16 फरवरी 2005 को। देखो कभी कभी कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी किसी कन्वेंशन को फोर्स में लाने के लिए। नेक्स्ट है बेजल कन्वेंशन। बेजल जो है वो स्विट्जरलैंड की एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वहां पर एक सिटी है बेजल, वहां पर ये कन्वेंशन हुई। बेजल कन्वेंशन जो है, आपके जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं, आपके घर में से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, आपके घर में से छिलके भी निकलते हैं सब्जियों के जो बिल्कुल भी हजार्डियस नहीं है, और कभी कभी हमारे घर से और हमारे ऑफिस से, इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे वेस्ट निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा हजार्डियस है, जैसे कि हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हमारे जो मेडिकल डिस्पोजल्स है, ठीक है, वो बहुत ही हजार्डियस हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशन रखी गई उसका नाम क्या है? बेजल कन्वेंशन है। ये अडॉप्ट की गई 1989 में और फोर्स में कब आई? 1992 में, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेजल कन्वेंशन किस लिए रखी गई, काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है किगाली एग्रीमेंट। तो किगाली जो एक कंट्री है रवांडा, वहाँ की कैपिटल है किगाली, ठीक है। जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वैसे ही रवांडा की कैपिटल है किगाली। वहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया, और ये है ना जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जिसमें हम क्या चाहते थे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फ्रीज करना चाहते थे, कम से कम करना चाहते थे। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया था, उससे रिलेटेड था किगाली एग्रीमेंट। इसको अडॉप्ट किया गया 2016 में, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनामाटा कन्वेंशन। तो जापान की एक सिटी थी मिनामाटा, लेकिन कन्वेंशन जापान में नहीं हुई थी। अब मैं आपको इसका रीजन बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिखा भी है। जो मिनामाटा कन्वेंशन थी एक्चुअली वो यूएसए में हुई, लेकिन जो मिनामाटा कन्वेंशन को उसका नाम मिला है वो इस वजह से मिला, जापान की एक सिटी थी मिनामाटा, ठीक है, जहाँ पर है ना बहुत साल बहुत सारे लोग बीमार पड़ते रहे। किसकी वजह से? मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। तो आपको पता है जब मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से हमें एक बीमारी हो जाती है मिनामाटा। मिनामाटा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जापान की एक सिटी थी, वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, इसलिए उस सिटी
के ऊपर ही इस बीमारी का नाम रखा गया और इस कन्वेंशन का नाम रखा गया। लेकिन आपको याद रखना है कि मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो हुई थी यूएस में, लेकिन उसे उसका नाम मिला है जापानीज सिटी मिनामाटा के ऊपर। फिर मरकरी पॉइजनिंग की वजह से जो बीमारी हमें हो जाती है वो मिनामाटा होती है। आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, DEET+B में पूछी जा चुकी है कि मरकरी पॉइजनिंग की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, मिनामाटा नाम की डिजीज हो जाती है। तो हम क्या चाहते थे कि मरकरी का जो पॉइजनिंग है उसको हम कम से कम कंट्रोल करें, ठीक है, मतलब उसको कंट्रोल करना है हमें। हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा दें मिनामाटा डिजीज़ की वजह से, या बहुत सारी लोग सफ़र करें, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया 2013 में और ये फोर्स में कब आया, 2017 में, ठीक है। देखो बाकी जो ज़्यादातर कन्वेंशन आपने देखी ना, उनका नाम उन्हें उस सिटी से मिला है जहाँ पर वो रखी गई थी, लेकिन मिनामाटा कन्वेंशन ऐसी नहीं है। मिनामाटा कन्वेंशन को उसका नाम मिला है एक जापानीज सिटी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरकरी पॉइजनिंग की वजह से अफेक्ट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है रॉटरडम कन्वेंशन। रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड की एक सिटी है, नीदरलैंड एक कंट्री है, वहाँ की एक सिटी है रॉटरडम। रॉटरडम कन्वेंशन किस लिए रखी गई थी, अभी हमने बात की थी हजार्डियस वेस्ट की, अब बात हो रही है हजार्डियस केमिकल्स। आपको पता है हमारी लेबोरेटरीज में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हजार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए जो प्रोसीजर्स बनाए जाए, उनके कंट्रोल के लिए जो प्रोसीजर्स बनाए जाए, उसके लिए हमारी कौन सी कन्वेंशन रखी गई थी, रॉटरडैम कन्वेंशन रखी गई थी। इसे अडॉप्ट किया गया था 1998 में और ये फोर्स में आई 2004 में, ठीक है। आपको एग्जैक्टली ये तो मालूम होनी चाहिए कि ये कौन सी कन्वेंशन है, फिर वो किस ईयर में आई। कुछ कुछ कन्वेंशन के तो आपको ईयर्स भी याद रखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा ये किस के रिगार्डिंग है। जैसे आपको याद होगा कि रामसर जो है वो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसके अलावा जो आपकी रॉटरडैम कन्वेंशन है वो आपके हजार्डियस केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको इनके जो पर्पस था वो जरूर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी अर्थ समिट, ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको मालूम होना चाहिए हमारी अर्थ समिट रखी गई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर हमारी जो समिट हुई थी उसका नाम है अर्थ समिट, इसे रियो समिट भी कहते हैं। 1992 में ये रखी गई, ठीक है। और हमारे रियो यहाँ पर 3 चीजें साइन की गई, एक है रियो डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, एक है एजेंडा 21 और एक है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसका जो मेन फोकस था, अर्थ समिट का जो फोकस था ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है जब आप अपनी प्रेजेंट की जो नीड्स है उनको तो कंप्लीट कर रहे हैं, बट साथ में आप उन चीजों को कंजर्व कर रहे हैं ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशंस भी उन्हें यूज कर पाए। सोचो सारा का सारा पेट्रोलियम आपने इस्तेमाल कर दिया, आगे की जनरेशन को ये पता ही ना चले कि पेट्रोलियम क्या चीज होती थी, तो ये क्या है, ये कैसा डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप प्रेजेंट में अपने आप को डेवलप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप चीजों को इस तरीके से कंजर्व कर रहे हो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें इस्तेमाल कर पाए। इसको हम क्या बुलाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुलाते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो डिफरेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से पहला हेडक्वार्टर जो हमें मालूम होना चाहिए वो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर। यूएनईपी के पहले फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। उसके बाद आईयूसीएन का हेडक्वार्टर, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जो स्विट्जरलैंड है वहां पर एक सिटी है जिसका नाम क्या है, ग्लैंड, ठीक है। बेजल भी कहाँ की सिटी है, स्विट्जरलैंड की सिटी है, ठीक है। उसके बाद है ना वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है ये हेडक्वार्टर। आपको मैंने इंपॉर्टेंट डेज करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस करा दिए हैं और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स करा दिए हैं। अब हम करेंगे इकोलॉजी की कुछ ऐसी टर्म, ठीक है। तो इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने टर्म, ठीक है। इन्होंने पूरा इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट किया था, इन्होंने ये टर्म इस्तेमाल करनी शुरू की, ठीक है। इकोलॉजी वर्ड जो दिया वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है बायोम क्या होता है, तो नेचुरली अकरिंग एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी होती है ना, फ्लोरा एंड फोना, उस एरिया में जितने भी रह रहे होते हैं, उस हैबिटेट में जितने रह रहे होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं, बायोम बुलाते हैं। और बायोम एक बहुत बड़े एरिया की बात हो रही होती है, यानी कि अगर एक पूरे टुंड्रा फॉरेस्ट को आप देख रहे हो, टुंड्रा बायोम को आप देख रहे हो ना, तो उसको आप क्या बुलाओगे, बायोम बुलाओगे। पूरे के पूरे जितने भी रेन फॉरेस्ट है
उनको हम क्या बुलाएंगे, रेन फॉरेस्ट बायोम बुलाएंगे। उसके बाद आता है बायोस्फीयर क्या होता है। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जो एयर का पूरा ब्लैंकेट है, जितना भी पानी प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बुलाते हैं, और जितना भी हमारा सॉलिड क्रस्ट है उसे हम क्या बुलाते हैं, लिथोस्फीयर बुलाते हैं। जहाँ पर ये तीनों के तीनों स्फीयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ पॉसिबल हो पाती है उसे हम क्या बुलाते हैं, बायोस्फीयर बुलाते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे है ना पानी भी प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, तभी मैं सही से फंक्शन कर पा रही हूँ, सही से बोल पा रही हूँ। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो गई, अगर मुझे पीने के लिए पानी ना मिले तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, अगर मुझे लैंड ना मिले चलने के लिए तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, हवा ना मिले तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जहाँ तीनों के तीनों स्फीयर आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, बायोस्फीयर बुलाते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन है और उनका उनके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इकोलॉजी बुलाते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था एजी टैंसलेट ने। देखो इकोलॉजी का जो टर्म है वो दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है, एजी टैंसलेट ने। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSP में, ठीक है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है जो फंक्शनल यूनिट होती है, जहाँ पे है ना जो आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम बुलाते हैं। इसलिए हमारे इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। तो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है आपके इकोसिस्टम में, चाहे वो ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक फैक्टर बुलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो DSSP ने बनाया था वो ये था, उन्होंने आपको बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट लिखे और एक लिविंग कंपोनेंट लिख दिया बैक्टीरिया, और पूछा इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है एबायोटिक फैक्टर। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है हमारे इकोसिस्टम का उसे हम क्या बुलाते हैं, एबायोटिक फैक्टर बुलाते हैं। जो हमारी सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर है। लेकिन हमारी सॉइल के अंदर जो अर्थवॉर्म रेंग रहा है वो क्या है, लिविंग फैक्टर है, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि लिविंग फैक्टर के अंदर कौन आते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर के अंदर कौन आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स किसको बुलाते हैं, एबायोटिक फैक्टर किसको बुलाते हैं। उसके बाद आता है इकोटोन, ठीक है। तो जो हमारे आसपास जितने भी इकोसिस्टम है, ठीक है, आसपास में अगर दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम है उनके बीच का जो जंक्शन है उसे हम क्या बुलाते हैं, इकोटोन बुलाते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, हमारे इकोटोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोक्लाइन क्या होता है। इकोक्लाइन का मतलब होता है ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक स्पीसीज रह रही थी उसके अंदर जो ग्रेजुअल धीरे धीरे स्लोली स्लोली कंटिन्यूअसली जो चेंज आते जाते हैं, और वो दोनों के दोनों जो है, यानी कि आप कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं बता पाओगे। इकोक्लाइन का मतलब होता है आपको है ना कोई ऐसे बाउंड्री नहीं नजर आएगी, उन दोनों के स्पीसीज में एकदम कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो केमिकल डिस्टिंक्शन है, फिजियोकेमिकल डिस्टिंक्शन है दो बायोम के बीच में, उसे हम क्या बुलाते हैं, इकोक्लाइन बुलाते हैं। जहां पर क्लियर कट कोई डिफरेंस आपको दोनों के बीच में नहीं दिखेगा, लेकिन फिजियोकेमिकल डिस्टिंक्शन आपको उन दो बायोम के बीच में नजर आएगा, उसे हम क्या बुलाते हैं, इकोक्लाइन बुलाते हैं, ठीक है। और दो इकोसिस्टम के बीच में जो बाउंड्री होती है, ट्रांजिशन वाला जोन होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, इकोटोन बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्शलैंड की बात करें तो मार्शलैंड जो है वो रिवर और रिवर बैंक के बीच का कैसा एरिया है, बाउंड्री वाला एरिया है, ट्रांजिशन जोन है। कोई चीज होती है ना वो दो चीजों के बीच में लाई करती है, उसके अंदर लैंड प्रॉपर्टीज भी है और वाटर प्रॉपर्टीज भी है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट क्या होता है। तो ऐसे प्लांट जो हमारे पानी में उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हमारे होते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोफाइट बुलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए जो बहुत कॉमनली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि सोचो उन्होंने आपको दिया इकॉर्निया, ये किस टाइप का प्लांट है, तो आपको बताना है हाइड्रोफाइट है। बेसिलिनेरिया किस टाइप का प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। हाइड्रीला किस टाइप का प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं वो है लोटस, वाटर लिली, इकॉर्निया जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिलेरिया एंड हाइड्रीलिया। उसके बाद आते हैं हमारे जेरोफाइट, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में उगते हैं, जहां पर बहुत ही रेत
रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर जो हमारे प्लांट्स उगते हैं, ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट उगते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, ज़ेरोफाइट बुलाते हैं, डेजर्ट प्लांट बुलाते हैं। जैसे कि आपके जो ओपनशिया है, कैक्टस है, एगेव है, सक्यूलेंट प्लांट्स है, ये सब कैसी कंडीशन में उगना पसंद करते हैं, डेजर्ट कंडीशन में उगना पसंद करते हैं। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है DEET+B ने, वो है ओपनशिया एंड कैक्टस किस टाइप के प्लांट्स है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ेरोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था इकॉर्निया किस टाइप का प्लांट है, तो वो एक एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोफाइट। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी कंडीशन में उगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नमक, आपको पता है अगर आप एक नॉर्मल गमले में कोई पौधा उगा रहे हो, उसके अंदर अगर बहुत सारा नमक आप डाल दोगे, थोड़े से देर में देखोगे आप पौधा मर जाएगा, सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता है उसके अंदर हाई। लेकिन मैनग्रोव ट्रीज जो है वो हमारे कैसे प्लांट्स है, जो सॉल्टी कंडीशन में बहुत आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपको जो एग्जांपल याद रखना है हेलोफाइट के केस में, वो है मैनग्रोव ट्रीज। उसके बाद आते हैं हमारे एपीफाइट। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, और हमारा एक एग्जाम्पल जिसका फोटो भी मैंने आपके यहाँ सामने लगाया है वो है ऑर्किड। तो आपको एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ऑर्किड है ना, वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स पे ग्रो कर सकता है, तो मैंगो की ब्रांच का वहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैंगो की ब्रांच में आराम से एक एपीफाइट की तरह ग्रो कर रहा है। कौन सा प्लांट की बात हो रही है, ऑर्किड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में एक प्लांट को उसने यूज किया हुआ है अपने आप को अटैच करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे प्लांट होते हैं, एपीफाइट होते हैं। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी आवर इन्वायरमेंट यूनिट के सारे टॉपिक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।